हेलो स्टूडेंट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल आगे बढ़ते हैं। सो फार हमने अब तक यूकैरियोटिक सेल की आउटर लेयर्स कंप्लीट की हैं। द सेल इज सराउंडेड बाय a cell membrane which is present in every cell, and in many cells beside the cell membrane we have one more outer layer, that is cell wall. The cell wall, cell membrane coverings हैं. When we move inside the cell membrane, now comes the next part of the cell structure, and that is cytoplasm. A granular viscous liquid with some structures, and that is filled in the entire cell, cytoplasm. साइटोप्लाज्म सेल का वो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहाँ बाकी की सेल की सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। हम सेल में एग्जैक्टली किस रीजन को साइटोप्लाज्म कहें, तो साइटोप्लाज्म जैसे मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जैसे कि अगर हम ये एक सेल बनाते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, और ये आउटर हो गई सेल मेम्ब्रेन, और अगर सेल वॉल हुई तो इसके भी बाहर, ठीक है। अब इसके बीच का जो ये पार्ट रहता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। की बात हमने शुरू में बताई थी कि एवरीथिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो कुछ है वो सारा प्रोटोप्लाज्म, और उस प्रोटोप्लाज्म से जब हम न्यूक्लियस हटा देते हैं तो रिमेनिंग जो बचता है वो साइटोप्लाज्म, मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा, हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोपोप्लाज्म। एक्चुअली इस साइटोप्लाज्म में हमें मोटे तौर पर दो चीज़ें दिखाई दी। एक तो एक लिक्विड भरा हुआ है जिसमें कई सारे डिजॉल्व केमिकल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, और इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो लिक्विड पार्ट को अलग कर लिया और स्ट्रक्चर्स अलग कर लिए। तो जो हाइलोप्लाज्म है, साइटोसोल भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर फिल्ड है, साइटोसोल भी कहते हैं इसको। इसमें डिजॉल्व केमिकल्स हैं, वाटर है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरा ट्रोपोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। इसमें जितने सेल के अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हैं स्ट्रक्चर वाला पार्ट। एंड नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स हमने प्रोकैरियोट में भी पढ़े थे। कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं अलग अलग केमिकल्स के, ये नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं या लिविंग सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। और बाकी जो लिक्विड मैट्रिक्स है वो साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोपोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें, आप इसमें भी लिक्विड मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, डिजॉल्व केमिकल्स के अलावा हमारा मेन पार्ट है ये सेल ऑर्गेनल्स। नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स होते हैं थोड़े बहुत जो इंक्लूजन्स कहलाते हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेल ऑर्गेनल। हमने इसलिए सबसे पहले हम इसका सेल ऑर्गेनल वाला पार्ट स्टार्ट करें। सेल ऑर्गेनल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव लिविंग स्ट्रक्चर्स। सेल में प्रेजेंट मेटाबॉलिकली एक्टिव लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, इनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे एक बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं तो सेल के इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं, और ये अलग अलग फंक्शंस के लिए हैं। जैसे हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बातें जब शुरू में की थी तो हमने कहा था जैसे जैसे सेल में एडवांसमेंट हुआ है तो डिवीजन ऑफ लेबर आया, वर्क डिफरेंशिएशन आया। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है और वहाँ सारा काम सब कुछ कॉमन वे में चलता है। फिर जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ तो सेल ने अपने अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बना लिए जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं। तो सेल परफॉर्म लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड फॉर दीज फंक्शंस वी हैव द डिफरेंट ऑर्गेनल्स। रेस्पिरेशन का काम कोई और कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कोई और, प्रोटीन सिंथेसिस कोई और, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स बने। ये सब मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इनमें लिविंग रिएक्शंस हैं, ये लिविंग पार्ट है सेल का। और सेल की पूरी वर्किंग इन्हीं की वर्किंग से डिसाइड होती है, ठीक है। अब इन ऑर्गेनल्स में तरह तरह के बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, नेकेड भी हैं। मेम्ब्रेन बाउंड में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी है, और बिल्कुल नेकेड भी है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, बेसिकली ये सेल ऑर्गेनल्स ये नेकेड सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं, ठीक है,
ये मैंने शुरू में भी बताया था, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। अब मेम्ब्रेन बाउंड में भी ये हो सकता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो या फिर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो इस तरह के अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हमें मिलेंगे फॉर डिफरेंट फंक्शंस। हम यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड, नेकेड, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, हर तरह का ऑर्गेनल पढ़, ठीक है। इन ऑर्गेनल्स में हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअली सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसी की वैसी अंदर वाली मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनस होते हैं, पूरी सेल में फैले हुए रहते हैं और इनके फंक्शंस भी आपस में कनेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये कनेक्टेड भी रहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनल्स का ये ग्रुप है जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है। इट इज द ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हुज फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है, और ये बहुत कुछ मिलकर काम करते हैं, मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, इसलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आता है ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ये तीन पार्ट तो परमानेंट है, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडी, कुछ लोग वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडी को भी एंडो मेम्ब्रेन में ऐड कर देते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अब ये खैर आर्टिफिशियल बनाया हुआ ग्रुप है, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज भी आनी चाहिए, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग वैक्यूल को इंक्लूड करते हैं, माइक्रोबॉडी को नहीं करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन हाँ ये है कि इन माइक्रोबॉडी का, वैक्यूल्स का ओरिजिन बेसिकली इन्हीं में से निकलता है, इसीलिए इन सबको मिलाकर एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो होते हैं बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, एक से दूसरा ओरिजिनेट भी होता है, तो इसलिए ये सारे रिलेटेड सेल ऑर्गेनल का पूरा ग्रुप है। 4-5 चीज़ें हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनल पे बात करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला सिस्टम होता है ईआर। ईआर जिसका पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप देखिए इसके नाम से देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक वो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है। एंड रेटिकुलम वर्ड जो आता है इसका मतलब होता है नेटवर्क, जाल जिसको कहते हैं। तो ये एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाला एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मेम्ब्रेन का बना है और मेम्ब्रेन हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आती है, तो ये सेल ऑर्गेनल आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। तो इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, हाईली डिफ्यूज, पूरी सेल में फैला हुआ रहता है, हाईली डिफ्यूज मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाईली डिफ्यूज मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। सबसे पहले गार्नियर नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने इसका नाम भी इर्गेस्टोप्लाज्म रखा था। ईआर का ही दूसरा नाम है इर्गेस्टोप्लाज्म, ये नाम इनिशियली दिया गया, ठीक है। बाद में इसकी कंप्लीट स्टडी जो है वो 3 साइंटिस्ट पोर्टर, क्लाउडे, फुलमैन 1945 में की, और यहीं से इनकी स्टडी के बाद ही इसका नाम इर्गेस्टोप्लाज्म की जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर हो गया, शॉर्ट में उसको ईआर बोलते हैं। सेल में, पूरी सेल में फैला हुआ सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड मेम्ब्रेनस सेल हो, और इस वजह से पूरी सेल अलग अलग कंपार्टमेंट में बिखर भी बट जाती है, और बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम ईआर को डिफाइन करते हैं, ईआर इज वेल डेवलप्ड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। ईआर में 3 चीज़ें हैं, ये तीनों में भी अलग से बताऊंगा ये कैसे क्या होते हैं। ये मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स which is present in almost entire cytoplasm, ये पूरे की पूरे entire cytoplasm present होते हैं and are associated with various synthesizing activities। ER का काम देखो क्या है, सिंथेसिस का है। हमारी सेल में देखिए वैसे काम 2 ही होते हैं, सिंथेसिस या ब्रेकडाउन। सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोअर क्लास में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म इज एवरीथिंग, एवरी फंक्शंस अकरिंग इन सेल। उसमें अगर सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी तो एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन एक्टिविटी तो कैटाबॉलिज्म। ये ज़्यादातर सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज में कई सारी चीज़ें बनती हैं,
ईआर को सेल का बड़ा बिजी सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। इसकी मेम्ब्रेन बहुत फैली हुई है और इसमें सेल के लिए ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट, अब देखिए ईआर की अकरेंस अगर हम देखें तो यूजुअली हर यूकैरियोटिक सेल में ईआर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऐसे तो खैर सब में हो, क्योंकि सिंथेसिस तो सब में होना। कुछ रेयर केस हैं जहाँ यूकैरियोट में फिर ईआर आपको नेग्लिजिबल मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रोकैरियोटिक सेल की बात है तो ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम यूकैरियोटिक सेल लाइक आरबीसी। अब आरबीसी में क्या होता है, देखिए सारे सेल ऑर्गेनल हटा दिए जाते हैं, इवन न्यूक्लियस तक हटा दिया जाता है और पूरे में हीमोग्लोबिन भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। इसलिए आरबीसी में तो आपको कोई खास सेल ऑर्गेनल मिलेगा ही नहीं। तो आरबीसी जैसी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें होता ही नहीं और प्रोकैरियोट में भी नहीं होता। इसके अलावा जो सेल एक्टिवली डिवाइडिंग है, जिसमें टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंट सेल डिवीजन हो रहा है, बार बार डिवाइड हो रही है, उन सेल में आपको ईआर बहुत पुअरली डेवलप मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, ईआर की मेम्ब्रेन है पूरी सेल में फैली हुई रहती है। अब अगर सेल को बार बार डिवीजन करना है तो ये मेम्ब्रेन बहुत डिस्टर्ब करती है और इसीलिए एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में पुअरली डेवलप्ड ईआर मिलेगा। तो ईआर एब्सेंट इन सेल लाइक आरबीसी एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैव पुअरली डेवलप्ड ईआर। जिनमें सेल डिवीजन होता है बहुत एक्टिवली, उनमें ये पुअर होंगी, बहुत कम होंगी। और सबसे अच्छी किस में मिलेंगी, वेल डेवलप्ड ईआर फाउंड इन यंग सेल्स एंड सेल्स विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो यंग सेल्स है, ग्रोइंग सेल्स है, जिसमें अच्छा खासा हाई मेटाबॉलिज्म होता है, उन सेल्स में सबसे बढ़िया वेल डेवलप्ड ईआर मिलेगा। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है उनमें पुअरली डेवलप्ड है, आरबीसी जैसी सेल्स में बिल्कुल एब्सेंट है और प्रोकैरियोट में बिल्कुल एब्सेंट है। तो मोर और लेस यूकैरियोटिक सेल में ईआर होता सब में ही है। आरबीसी जैसे रेयर केसेस हैं जहाँ बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज पुअरली डेवलप्ड वेल डेवलप्ड ये हो सकता है, क्योंकि सिंथेसाइजिंग काम है तो मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस तो चलेगा ही, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जो यंग ग्रोइंग सेल्स हैं जिनमें बहुत हाई मेटाबॉलिज्म उनमें बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। नाउ ईआर के स्ट्रक्चर और फंक्शंस में हमें कुछ वेरिएशन मिलता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ईआर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ईआर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में एसईआर और आरईआर कहते हैं। एक्चुअली ये इनके स्ट्रक्चर को देखने पर समझ में आता है। कुछ ईआर ऐसी होती है जिनकी मेम्ब्रेन बाहर से बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, ठीक है, और कुछ होती है जिनके बाहर रफ रहती है। तो आरईआर और एसईआर इन दोनों के कंपैरिजन और इनके डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है। इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, फंक्शन में भी डिफरेंस है। हम इन्हीं को कंपेयर करते हैं, आरईआर और एसईआर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप बताए थे, मैंने दोनों लिख रखा और बिल्कुल कंपैरिजन से ही आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ईआर में आरईआर तो है मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर से ही सारे। आरईआर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिस्टमेटिक और स्टेबल रहता है, बड़े तरीके से बना, ठीक है। इट इज़ वेरी स्टेबल एंड सिस्टमेटिक ईआर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग। अभी हमने कहा था सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स वेसिकली, अभी बता रहा हूँ मैं क्या होता है। उसमें से आरईआर जो होता है वो सिस्टर्नी और वेसिकल्स का बना है, ठीक है। अगर हम एसीआर की बात करें तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ लेस सिस्टमेटिक एंड डिफ्यूज्ड टाइप, थोड़ा बिखरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं होती, स्टेबल भी कम है, इसमें चेंजेस बहुत होते रहते हैं, ठीक है। और ये मेनली ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बनी है। वेसिकल्स तो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये सिस्टर्नी का बना है मेनली और ये किसका बना है, ट्यूब्यूल्स का बना है, ठीक। अब मेन डिफरेंस एक और देखिए, इसको रफ क्यों कहते हैं, इट हैव रफ आउटर सरफेस। इसका आउटर सरफेस रफ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इसके मेम्ब्रेन के बाहर की सरफेस पर राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ग्रेन्यूल की तरह होता है। ये तो प्रोकैरियोट में भी बताया था। राइबोसोम को हम अलग से और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ईआर की आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच होता है और राइबोसोम के ये ग्रेन्यूल चिपके रहते हैं, तो ये सरफेस बाहर से खुरदरी रफ दिखती है। एसईआर में ऐसा कोई राइबोसोम नहीं है, तो मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ रहती है। तो आरईआर एसईआर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आरईआर के बाहर राइबोसोम लगा हुआ है, इसमें नहीं है, इसलिए वो रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, इसकी सरफेस रफ हो जाती है, ठीक है। एंड इट हैव नो राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं है आउटर सरफेस पर, और इसलिए इसकी सरफेस स्मूथ रहेगी। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस समझ में आ रही बात, ये ज़्यादा स्टेबल और सिस्टमेटिक है, ये उतनी कम स्टेबल और सिस्टमेटिक है।
ये सिस्टर्नी की बनी है, ये ट्यूब्यूल्स की बनी है। इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम है, ये रफ सरफेस है। इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, इसकी सरफेस स्मूथ है। अब आप देखिए राइबोसोम, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और सेल में बिना प्रोटीन सिंथेसिस के कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी चाहे कोई और सेल ऑर्गेनल हो या ना हो, लेकिन राइबोसोम जरूर होता है। अब राइबोसोम जहाँ है, मतलब राइबोसोम का एक ही काम है प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर आर में बाहर की सरफेस पर राइबोसोम लगा हुआ है तो वो तो प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन ईआर में आता है और ईआर फिर उसको पूरा फाइनली तैयार करता है, उसका मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन। इसलिए आर को अगर आप देखें फंक्शन वाइज तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। इट इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स विच हैव हाई प्रोटीन सिंथेसिस, जिनमें ये उन सेल में ज्यादा अच्छे से मिलेगा जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। देखो हर सेल में थोड़ा बहुत तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, बट ये वेल डेवलप्ड ज्यादा अच्छे से किसमें मिलेंगे, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, लाइक प्लाज्मा सेल्स हैं, लीवर सेल्स है, गॉबलेट सेल्स, ग्लैंड सेल्स, अलग अलग तरह की सेल्स हैं। ये आपके टिश्यू में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे आगे तो ये नाम आएंगे। ये वो सेल्स है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है, जिनमें बड़ी वेल डेवलप्ड ईआर। लीवर सेल ऐसी है जिसमें आरईआर और एसीआर दोनों बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी हर सेल में थोड़ा बहुत अमाउंट तो दोनों का ही रहेगा। अब एसीआर का क्या काम हुआ, राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, एसीआर का काम है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। इट इज वेल डेवलप्ड इन द सेल्स विच हैव हाई लिपिड सिंथेसिस। इसमें लिपिड सिंथेसिस है, जैसे कि ये एडिपोज सेल्स, ये आपके फैटी टिश्यूज में मिलेगा, एडिपोज टिश्यू होते हैं, मसल्स, लीवर सेल्स, एड्रिनल सेल्स एटसेट्रा। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रही हैं, ये लिपिड सिंथेसिस का, बिल्कुल फंक्शन अलग अलग। लिपिड सिंथेसिस और साथ में ध्यान रखना है यहाँ पर एक और ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी एसीआर में ही साथ साथ होता है, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो आरईआर एसीआर में फंक्शनल डिफरेंस क्लियर है। आरईआर इज मेनली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एसीआर इज मेनली फॉर लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। इट हैव राइबोसोम, इट डू नॉट हैव राइबोसोम, इट हैव रफ सरफेस, इट हैव स्मूथ सरफेस। समझ में आ गई बात। तो ईआर हमेशा अपने दो फॉर्म में मिलेगी, आरईआर एसीआर, ठीक है। और उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन का बेसिक डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब आप देखिए, ये तो मैंने जनरल बात बताई, लेकिन हमने देखा है कि ह्यूमन में और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स में ईआर भी मॉडिफाई हो जाती है। कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ईआर गेट मॉडिफाइड। कुछ हमें मॉडिफाइड ईआर मिलती है, स्पेशलाइज्ड ईआर मिलती है। हमें आरईआर के भी स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और एसीआर के भी, एसीआर के ज्यादा मिलते हैं। आरईआर जो है वो फंक्शनली बहुत स्पेसिफिक है प्रोटीन, एसीआर जो है फंक्शनली डाइवर्सिफाइड है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये मेनली प्रोटीन के लिए और इसमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। हमें एसीआर के और आरईआर के मॉडिफिकेशन मिलते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ईआर मिलती हैं, स्पेशलाइज्ड एसीआर भी हैं, स्पेशलाइज्ड आरईआर भी। तो ईआर के मॉडिफिकेशंस आते हैं, उनके और नाम भी चेंज किए गए हैं, किस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए और कौन सी सेल में मिलती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हम यहाँ पर कुछ 4-5 अलग अलग तरह की ईआर के मॉडिफिकेशंस रहते हैं। देखिए, ये तो दो बेसिक टाइप हो गई। नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर, ईआर के मॉडिफिकेशन, एसीआर, आरईआर एंड एसीआर बोथ शो सम मॉडिफिकेशन इन सम सेल्स टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये अलग अलग तरह की सेल में मॉडिफाई हो जाती है, स्पेशलाइज्ड भी हो जाती है। आपको उनका नाम, उनको कहाँ मिलेगी और किस फंक्शंस के लिए है, ये तो ध्यान रखने। ये टर्म्स आपके दूसरी सेल्स में और भी आएंगी जब आप टिश्यूज में अलग अलग तरह की सेल्स पढ़ें। जैसे फर्स्ट वन इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एसआर बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर, ईआर की तरह। सार्को वर्ड हमेशा मसल्स के लिए आता है, ध्यान रखने वाली बात। तो ये जो होती है, इट इज मॉडिफाइड एसीआर फाउंड इन मसल्स। ये एसीआर का मॉडिफिकेशन है और ये मसल्स में, समझ गए, ठीक है। मसल्स में मिलने वाली ईआर, कई बार क्वेश्चन ही आता है कि ईआर फाउंड इन मसल्स इज आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जो है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना या एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, ठीक है। रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, और इस कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन से ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। कैल्शियम आयन का बड़ा रोल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में,
तो ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिलीज करती हैं, स्टोर करती हैं, तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं और इससे ये मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखनी है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR का मॉडिफिकेशन है, मसल्स में मिलता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, कुछ लोग TT भी कहते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ये भी SCR का ही मॉडिफिकेशन है और ये भी मसल्स में मिलता है। इट इज ऑल्सो मॉडिफाइड SCR एंड फाउंड इन मसल्स। जैसे ये बिल्कुल ये दोनों मसल्स में ही, ये जो है ये कैल्शियम आयन कंट्रोल कर रही है। ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या है? बेसिकली दीज आर ट्रांसवर्सली अरेंज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन में, सॉरी सेल में, मसल्स में ट्रांसवर्सली अरेंज, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसवर्सली अरेंज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस। इसका काम क्या होता है? स्टिमुलाई ट्रांसफर करना। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह के स्टिमुलस आते हैं बाहर से, जो भी स्टिमुलस का जो स्टिमुलस बेस्ड ही काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, जो भी। तो ये स्टिमुलस ट्रांसमिशन के लिए पाथवे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों ही ER के मॉडिफिकेशन है, दोनों SCR के मॉडिफिकेशन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन कंट्रोल करके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स स्टिमुलस ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, मसल्स में हमें ER के दोनों मॉडिफिकेशन मिलते हैं। राइट, नाउ थर्ड वन इज माइलॉइड बॉडी। दिस इज अनदर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एंड इट इज स्पेशलाइज्ड SCR। ये भी SCR का मॉडिफिकेशन है, तीनों SCR की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सा बाकी ER के कंपैरिजन में थिक मेम्ब्रेनस होता है और पिगमेंटेड होता है। ठीक है, ये थिक मेम्ब्रेन एंड पिगमेंटेड ER है। क्वेश्चन यही से मतलब पिगमेंटेड ER इज नोन एज, थोड़ा थिक मेम्ब्रेन होती है इसकी और इसमें पिगमेंट होता है। और ये कहाँ मिलता है? बेसिकली इट इज फाउंड इन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ आईज रेटिना। आईज के रेटिना का जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है ये उसमें मिलेगा, आईज में मिलता है, रेटिना में पिगमेंट होता है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ विजुअल पिगमेंट। जो हमारा विजुअल पिगमेंट है उसका स्टोरेज एंड ट्रांसफर आईज और उसके रेटिना में है। जब आप आईज पढ़ेंगे और रेटिना के बारे में बताएंगे, वहाँ पर ये फिर से आएगा माइलॉइड बॉडी के नाम से। माइलॉइड बॉडी ER ही होता है, SCR है, मॉडिफाइड SCR है, थिक मेम्ब्रेन और इसमें विजुअल पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट का स्टोरेज करता है और पिगमेंट का स्टोर और उसका ट्रांसफर में ये काम आता है। ठीक है, ये बड़े अलग अलग तरह के ER के मॉडिफिकेशन है। ये दोनों मसल्स में है, ये आइज के रेटिना के सेल्स में है, ये SCR की मॉडिफिकेशन 3। नाउ कुछ हम RER के मॉडिफिकेशन भी देखें, तो RER के कुछ अगले मॉडिफिकेशन देखें। नेक्स्ट वन इज इर्गेस्टोप्लाज्म। ये वो नाम है जो शुरू में ER का ही नाम दिया गया। इर्गेस्टोप्लाज्म इज स्मॉल कंडेंस्ड क्लोजली प्लेस्ड RER। ये कोई बहुत स्पेशलाइज नहीं, छोटे छोटे RER जो है बहुत पैक्ड, छोटे छोटे कंडेंस्ड और बहुत सारे RER एक साथ पास पास होते हैं। तो ये कंडेंस्ड क्लोजली प्लेस्ड RER है विद एक्सेसिव राइबोसोम। उसमें खूब सारे राइबोसोम लगे हुए होते हैं और ये ER बहुत कंडेंस और क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब इतना पैक्ड होता है कि हमें ये पूरा एक बड़े ग्रेन्यूल के जैसा नजर आता है, इतने ज़्यादा क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इट लुक्स लाइक ए लार्ज ग्रेन्यूल्स, और इसीलिए इसका एक नाम और दिया जाता है नेजल ग्रेन्यूल्स। और जब भी आप नर्व सेल्स पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, तो वहाँ ये नाम आएगा। नर्व सेल्स के अंदर ये मिलता है और नर्व सेल्स में हम जिसको नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो RER है। वहाँ RER बहुत कंडेंस हो जाता है, खूब सारे राइबोसोम लगे होते हैं, तो हमें ये बड़ा सा ग्रेन्यूल जैसा नज़र आता है। इसको नेजल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। इर्गेस्टोप्लाज्म RER का ही दूसरा नाम है और कंडेंस्ड क्लोजली प्लेस्ड RER है विद एक्सेसिव राइबोसोम। ठीक है, ये नर्व सेल्स में मिलता है, नेजल ग्रेन्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज माइक्रोसोम। नाउ माइक्रोसोम वास्तव में देखा जाए तो कोई ER का मॉडिफिकेशन नहीं है, एक फॉर्म कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप इसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कोई ज़्यादा सेल ऑर्गेनल कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि सब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना होगा। अच्छा, हम लेकिन साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को सेपरेट कर सकते हैं। अलग अलग साइज के होते हैं, दिखते तो नहीं है लेकिन सेपरेट फिर भी होते हैं। एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, केमिस्ट्री वगैरह में भी आता है आपके। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में किसी लिक्विड मिक्सचर को
एक एक्सिस के अलोंग तेजी से घुमाया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सा काम जो हमारे घरों में भी होता है। जैसे कई बार छाछ फैली जाती है और जब हम तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से मक्खन निकल आता है। गांव में भी आप देखिए छाछ फेंटी जाती है और मक्खन निकालने का एक तरीका होता है, वो मटकी में डाल के उसको घुमाते हैं। वही चीज़ है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप तेजी से घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। उससे क्या होता है, उस लिक्विड में, उस मिक्सचर में जो भी मटेरियल है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, वो अपनी सेडिमेंटेशन यानी कि अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स में सेपरेट होकर के अलग हो जाते हैं। इसलिए हम तेजी से घुमाते तो मक्खन आ जाता है। सेडिमेंटेशन है बेसिकली। आप देखिए हमारे जितने सेल ऑर्गेनेल हैं हम उनको इसी से निकालते हैं। साइटोप्लाज्म लेके तेजी से रोटेट करते हैं। अगर आप स्लो रोटेट करोगे तो कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो तो निकल जाएंगे। फिर थोड़ा और तेज घुमाओगे तो थोड़ा उनसे छोटे स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो होता क्या है कि जब हम सेल के साइटोप्लाज्म कैसे निकालेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे और साइटोप्लाज्म खाली करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं तो जो सेल ऑर्गेनल सबसे पहले डैमेज होता है वो है ईआर। ईआर जो होता है वो न्यूक्लियस से लेकर मेम्ब्रेन के बीच में फैला रहता है। और जैसे आप सेल को ओपन करोगे तो ईआर की मेम्ब्रेन टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ईआर कभी भी आपको इंटैक्ट नहीं मिलेगा। जैसा सेल में है वैसा वैसा कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे आप सेल में से ईआर निकालने के लिए साइटोप्लाज्म को निकालोगे तो ईआर के टुकड़े हो जाते हैं। ईआर की मेम्ब्रेन और कुछ है ही नहीं। तो हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ईआर के टुकड़े मिलते हैं मेम्ब्रेन के। ठीक है, उसमें भी फिर आरईआर के जो टुकड़े होंगे उनमें तो राइबोसोम भी लगा रहेगा। तो आरईआर के वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन से निकले, क्योंकि ईआर तो टूट गया, आरईआर के वो फ्रेगमेंट जिन पर राइबोसोम भी लगा हुआ है, इन छोटे बड़े फ्रेगमेंट को माइक्रोसोम कहा जाता है। माइक्रोसोम इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन and it is observed when you separate ER from cytoplasm by centrifugation. समझे? जो माइक्रोसोम है, these are small or large fragments of RER with ribosome. ठीक है, obtained after centrifugation of cytoplasm. साइटोप्लाज्म के सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मिलने वाले RER के ये फ्रेगमेंट जिन पर राइबोसोम भी लगा हुआ है, इसको माइक्रोसोम कहते हैं। It is an artificial modification of ER, never found in living cell. लिविंग सेल में नहीं मिलेगा। लिविंग सेल में तो आपको RER दिखेगा पूरा अच्छे से बना हुआ। जैसे सेल को तोड़ा, साइटोप्लाज्म बाहर निकाला तो उसके टुकड़े हो गए ER के, और वही हमें सेंट्रीफ्यूगेशन में मिलेंगे, उसको अब हम माइक्रोसोम कहते हैं। नॉट फाउंड इन लिविंग सेल्स। ठीक है, क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इनको सेपरेट किया था और इन्हीं क्लाउडे ने इसी में राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, सॉरी, राइबोसोम डिस्कवर इन्हीं में हुआ है, क्लाउडे ने इन्होंने सेपरेट किया और यहीं उन्होंने ईआर की स्टडी करी। हमने नाम बताया था पोर्टर, क्लाउडे, फुलमैन। ठीक है, माइक्रोसोम्स बड़े यूजफुल भी हैं। ये जो छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े होते हैं, ये मेम्ब्रेन के इस तरह के टुकड़े हैं और इस पर राइबोसोम लगा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, मेम्ब्रेन के इन टुकड़ों पर राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, ये बड़े यूजफुल हैं। दे आर यूजफुल इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मेम्ब्रेन पर चिपके हुए में राइबोसोम तैयार मिल जाए तो इस टुकड़े, इस फ्रेगमेंट से हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको लेकर के आर्टिफिशियल कंडीशन में प्रोटीन बनवा सकते। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली किया गया काम। तो इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस जो कि टेस्ट ट्यूब में, कल्चर में होता है, वहाँ ये माइक्रोसोम बड़े यूज होते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 डिफरेंट मॉडिफिकेशंस थे। फर्स्ट वन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर का मॉडिफिकेशन है, मसल्स में होगा, कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी एसीआर का मॉडिफिकेशन है, मसल्स में है, स्टिमुलस ट्रांसफर करता है। माइलोइड बॉडी आइस के रेटिना में है, थिक पिगमेंटेड ईआर है, ये पिगमेंट ट्रांसफर के लिए रहता है। फिर इर्गेस्टोप्लाज्म नर्व सेल्स में होता है, कंडेंस्ड आरईआर है जिसको नेजल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, और माइक्रोसोम आरईआर के फ्रेगमेंट्स हैं विद राइबोसोम, आर्टिफिशियली मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ईआर के मॉडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट ईआर के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं आपको शुरू से डेफिनेशन में बता रहा हूँ। ईआर कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें 3 हिस्से हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये 3 चीजें। ईआर पूरा मेम्ब्रेन का बना है
और इसकी मेम्ब्रेन से हमें 2-3 तरह के स्ट्रक्चर बने हुए दिखते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब ये कैसे अपीयर होते हैं वो देखना है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी आर द वेरी सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे से जमी हुई होती है, सिस्टमेटिक फ्लैट सेक लाइक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक बिल्कुल फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, इंटरकनेक्टेड भी हैं और बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। ठीक है, दे हैव न्यूमरस राइबोसोम ऑन देयर आउटर सरफेस, इस पर बहुत सारे राइबोसोम भी होते हैं आउटर सरफेस पर, एंड दस दे आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आरईआर। ठीक है, ये आरईआर में होता है और सिस्टर्नी इसलिए एसईआर में नहीं मिलेगी। सिस्टर्नी की बाहर की सरफेस पर हमेशा राइबोसोम होंगे, इसका सरफेस रफ होगा और इसलिए ये आरईआर का पार्ट है, एसईआर का नहीं। मैंने शुरू में बताया था आरईआर में सिस्टर्नी और वेसिकल से, ठीक है, एसईआर में नहीं। तो ये आरईआर का मेन कंपोनेंट होता है। आउटर सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ईआर सरफेस। अब देखिए राइबोसोम जब ईआर से लगता है तो राइबोसोम एक गम जैसे ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस से चिपकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन का नाम ध्यान रखना, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकेंड, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, गम जैसा है और इससे राइबोसोम ईआर की सरफेस पर अटैच होता है। अब देखिए सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर किस तरह का हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह की ये मेम्ब्रेन फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक जमी हुई इंटरकनेक्टेड, और ये आउटर सरफेस पर हमने बना रखे हैं राइबोसोम और इसमें एक लिक्विड मैट्रिक्स बनी हुई। ठीक है, ये सिस्टर्नी है और यही दरअसल आरईआर है। आरईआर इसी तरह का दिखेगा आपको, बिल्कुल वेल अरेंज्ड और राइबोसोम आउटर सरफेस पर, ये आरईआर का पार्ट होता है। आरईआर भी इसी तरह का नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक छोटे से हिस्से को बनाऊं तो ये तो सिस्टर्नी हो गया, ये तो ईआर है। ठीक है, और आरईआर कर दो भली। अब इसमें देखो राइबोसोम कैसे जमा हुआ। राइबोसोम का स्ट्रक्चर तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखना हर राइबोसोम में एक स्मॉलर यूनिट और एक लार्जर यूनिट होती है। ये पूरा मिलकर राइबोसोम बनता है, ये देखिए इस तरह से। और हमेशा ध्यान रखना, पूछा भी जाता है ईआर से राइबोसोम की कौन सी यूनिट जुड़ेगी, तो लार्जर यूनिट। अपने लार्जर यूनिट से ये ईआर से कनेक्टेड, और एक टनल भी होती है। ये जो मैंने होल बना रखा है, एक्चुअली यहाँ पर इस तरह की एक टनल भी होती है, यूँ कह सकते हो आप, इस तरह से ये एक टनल होती है और ये टनल के थ्रू जो है ईआर में ओपन भी होता है। ये सब चीजें आगे आएंगी। ठीक है, अब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वो इस टनल के थ्रू ईआर को दे देगा। आरईआर में ये यहाँ ओपन होगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से टनल के थ्रू ओपन होते हैं और यहाँ ये जो अटैच होता है, ये अटैचमेंट किसकी हेल्प से होता है, अभी मैंने जो बताया, इट रिमेन अटैच्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन का नाम ध्यान रखना है, ये है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड। राइबोफोरिन फर्स्ट सेकेंड ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो राइबोसोम को ईआर से चिपकाता है, और राइबोसोम ईआर में एक टनल के थ्रू ओपन भी रहता है। जो प्रोटीन बनाता है वो ईआर को बाद में ट्रांसफर यहीं से होता है। तो इस तरह से आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगे हुए हैं और बहुत सिस्टमेटिक फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सिस्टर्नी के। तो ये आरईआर इस तरह से बनता है। तो ये जो सिस्टर्नी है बेसिकली ये आरईआर का पार्ट है, रफ हैंड या एसईआर में नहीं मिलती हैं। और इसका मतलब सिस्टर्नी पर यहाँ पर फंक्शन कौन सा हुआ मेनली। ठीक है, यहाँ पर जो है मेन फंक्शन क्या होगा, अब राइबोसोम लगा हुआ तो फंक्शन भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। सिस्टर्नी में ज़्यादातर जो काम होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम है। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस और उसके बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस तो वैसे देखा जाए तो राइबोसोम में हो जाता है, फिर राइबोसोम उस प्रोटीन को ईआर को दे देता है, ईआर उसको मॉडिफाई करके तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, बिना मॉडिफिकेशन के रेडी टू यूज़ प्रोटीन और एंजाइम नहीं मिलेंगे। हमारी सेल में प्रोटीन और प्रोटीन वही एंजाइम ये बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म इसी से चलेगा। तो ये तो एसेंशियल पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पार्ट अगर हम देखें सिस्टर्नी के बाद में नेक्स्ट आते हैं ट्यूब्यूल्स। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल्स जो है स्मॉल और लार्ज सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक इरेगुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये इरेगुलरली ब्रांच्ड मेम्ब्रेन के बने हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये ट्यूब्स होती हैं और ब्रांच्ड इरेगुलर होती हैं एंड हैव नो राइबोसोम ऑन देयर आउटर सरफेस, कोई राइबोसोम भी नहीं है, तो इसका सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है। एंड दिस आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ACR, ये ACR में मिलेंगे, ठीक है। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, यहाँ अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, लिपिड सिंथेसिस एंड एक और लिख सकते हो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। प्रोटीन के अलावा जो बाकी के सिंथेसिस के काम है उनमें मैक्सिमम यही होते हैं, तो ये लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी है, ठीक है। और वेसिकल्स जो हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अभी बताते हैं। वेसिकल्स कुछ नहीं है, छोटे बड़े ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, स्मॉल और लार्ज सैक और बैलून लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इट डेवलप्स फ्रॉम बोथ सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। ये कुछ नहीं होते, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से पिंच्ड ऑफ निकल आते हैं, तो ये मेम्ब्रेन टूट के अलग हो जाती है और एक वेसिकल बन जाता है स्फेरिकल। ये वेसिकल सेल में और भी कई जगह दिखेंगे आपको, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है और वेसिकल एक तरह का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब से ER में जो भी बना है उसको कहीं पहुंचाना भी रहेगा, किसी को देना भी रहेगा, तो ER एक वेसिकल बना देती है और उसमें उस मटेरियल को रखा और रवाना कर देती है। तो सिस्टर्नी से भी वेसिकल निकलेगा, तो वो क्या लेके जाएगा, प्रोटीन, और ट्यूब्यूल से जो वेसिकल निकलेगा वो लिपिड ग्लाइकोजन इस तरह की चीजें लेके जाएगा। वेसिकल दोनों से अराइज होते हैं, इसलिए RER ACR दोनों में थोड़े थोड़े वेसिकल्स मिलेंगे। दे आर डेवलप्ड मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहते हैं। सिंथेसाइज्ड एट ER, ठीक है, ये ER पर सिंथेसाइज्ड होने वाले सब्सटेंस का ट्रांसफर करता है और कहाँ पर, टू गोल्जी बॉडी और अदर पार्ट ऑफ द सेल। ज्यादातर केस में ER पर बनी हुई चीजें गोल्जी बॉडी को भेजी जाती है पहले, फिर गोल्जी बॉडी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कभी कभी डायरेक्ट भी जा सकती है। तो मेनली तो ये सारा जो वेसिकल है, ये लिपिड और प्रोटीन जो भी बना है, ये सब ER से लेकर के कहा जाएंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को असिस्टेंट ऑफ ER भी कह देते हैं, और फिर ये आगे दूसरे पार्ट्स में भी ट्रांसफर करेंगे। वेसिकल्स केवल ट्रांसपोर्टेशन के काम के लिए, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इन दोनों को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें कैसे दिखेंगे, तो ये जैसे मैंने एक ट्यूब्यूल्स बना रखे हैं, इस तरह के मेम्ब्रेन है और ब्रांच्ड इरेगुलर स्ट्रक्चर है, कोई राइबोसोम नहीं है सरफेस पर। ये ट्यूब्यूल्स हैं, मेनली आपको ACR में मिलेंगे, ठीक है। वो सिस्टर्नी थी RER में, ये ट्यूब्यूल्स। अंदर लिक्विड भरा रहता है और यही सारा सिंथेसिस होता है, मेनली या लिपिड और ग्लाइकोजन और इस तरह की चीजें बनेगी। वेसिकल इस तरह के, ये बैलून लाइक। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए ये टूट के अलग हो गया, तो ये ट्यूब्यूल से बन सकता है, ऐसे सिस्टर्नी से भी बन सकता है। वेसिकल्स तो दोनों में से निकल आते हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस रहेगा जो सिंथेसाइज हुआ वो लेके जा रहे हैं वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स इसीलिए RER एंड ACR दोनों में मिलेंगे, ये दोनों में होते हैं, और ये मेनली जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी कि ER एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो दो तरह का हो सकता है, RER एंड ACR। RER ACR का हमने डिफरेंस समझा, ठीक है। और ये RER ACR कई बार स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, तो इसके कुछ 4-5 मॉडिफिकेशन पड़े। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करी हमने कि स्ट्रक्चर ये 3 चीज़ों का बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, और वो किस तरह से अपीयर होते हैं ये देखा। रही बात कंपोजिशन वाइज की, तो देखो ER में सच कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें थोड़ा और अपन आगे चले देखिए, तो ER का जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, उसमें कुछ भी नहीं है। ER हैव 2 कंपोनेंट्स। ER में हमें 2 ही चीज़ें दिखेगी, एक तो मेम्ब्रेन और एक मैट्रिक्स। भाई ER में क्या है, चाहे सिस्टर्नी हो, चाहे ट्यूब्यूल्स हो, वेसिकल्स हो, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो होती है ER की, वो तो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह है, बिल्कुल जैसा सेल मेम्ब्रेन है वैसी ER मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जैसी मेम्ब्रेन है। इट इज लाइपोप्रोटीनियस फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर, जो हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा था वही का वही, ट्राइलेमिनर लाइपोप्रोटीनियस फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बिल्कुल वही है। हाँ, ER की मेम्ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम होंगे जो हो सकता है सेल मेम्ब्रेन में नहीं हो, क्योंकि ER में बहुत सारा सिंथेसिस का काम होता है, तो यहाँ कई और चीज़ें भी होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद है मैट्रिक्स। अब ये जो सिस्टर्नी हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, दे आर फिल्ड विद वाटरी मैट्रिक्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर वाटर सबसे मेन है, उसके बाद वेरियस आयंस हो सकते हैं, न्यूमरस एंजाइम्स हो सकते हैं, और सिंथेसाइज्ड मटेरियल हो सकता है, ठीक है।
कई तरह के एंजाइम्स होंगे, जो मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है वो भी होगा यहाँ पर, प्रोटीन, लिपिड और दूसरे कई, हम ये में फंक्शन में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मेनली सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है, आयंस है, एंजाइम्स हैं, कई सारी चीज़ें। अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ईआर के अंदर कौन कौन से एंजाइम, बहुत लंबी लिस्ट है, तरह तरह के इसमें एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं और भी कई रॉ मटेरियल हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें रखता है और बड़ा बिजी सेल ऑर्गेनल है और सेल का मैक्सिमम सिंथेसिस का काम ईआर पर होता है। तो ये, और एक्चुअली क्या ईआर इतना फैला हुआ है कि इसकी मेम्ब्रेन एक तरह का सरफेस प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर जो है सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो ईआर है, आरईआर और एसईआर। वैसे तो मैंने आपको बताया था इनके फंक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो ये प्रोटीन में बिजी रहता है, ये लिपिड बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो ये आरईआर एसईआर इंटर कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में होता है, आरईआर से राइबोसोम हट के ये एसईआर बन जाता है या एसईआर से आरईआर, ठीक है। और ये बहुत रेयर केस में होता है, दिस इज बीइंग वेरी रेयर, ये बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन ऐसा इंटर कन्वर्जन हो सकता है, वेरी वेरी रेयर, बट दे कैन इंटर कन्वर्ट। उसमें भी आरईआर से एसईआर बनना फिर भी देखा गया, एसईआर से आरईआर बनना बहुत ही रेयर केस है। इसमें से राइबोसोम हट के ये हो सकता है एसईआर जैसा नजर आ जाए। हालांकि इस तरह का इंटर कन्वर्जन बहुत रेयर है और ये दोनों ईआर अपना अपना काम करते हैं। एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह का ईआर मिलेगा, क्योंकि हर सेल प्रोटीन भी बनाती है और लिपिड भी बनता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि अलग अलग सेल में किसी में आरईआर ज़्यादा, किसी में एसईआर ज़्यादा, किसी में दोनों बराबर भी हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग। तो ईआर का हमने टाइप्स, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है ईआर का फंक्शन वाला पार्ट कि ईआर के फंक्शंस क्या क्या हैं। उसमें भी फिर आरईआर के स्पेसिफिक फंक्शन, एसईआर के और कुछ कॉमन फंक्शंस। अगला सेगमेंट हम लेंगे फंक्शंस ऑफ ईआर। ओके, now the next part of the endoplasmic reticulum is the functions of ER. अब तक हमने ER में उनका स्ट्रक्चर, ER के मॉडिफिकेशंस, कंपोजिशन, ये सारी बातें पढ़ी। तो बड़ा क्लियर हुआ कि ER जो है RER और CR दो फॉर्म में मिलता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये सब उसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ईआर के अंदर एक लिक्विड मैट्रिक्स फिल्ड रहता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, खूब सारे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं। एक्चुअली ईआर जो है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो ईआर के फंक्शन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। ईआर एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो पूरी सेल में फैला हुआ रहता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है और अंदर न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड होता है। मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म में इसकी मेम्ब्रेन काफ़ी फैली हुई रहती है और सेल को भी कई हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ईआर की ये मेम्ब्रेन बहुत यूज़फुल है। ईआर अपने आप में कई सारी चीज़ों के सिंथेसिस का प्लेस होता है, और जब मेम्ब्रेन होती है तो मेम्ब्रेन एक तरह का सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ बहुत सारी और एक्टिविटी कर सकते हैं। न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक जिस तरह से वो फैला हुआ और कनेक्टेड है, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल बनाता है, ठीक है। और कई बार जैसे चीज़ें सेल्स के बाहर से अंदर आई, हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, और वो न्यूक्लियस तक भी जाती है। ईआर क्या चैनल है, स्टिमुलस होते हैं कई सारे, बाहर से कोई स्टिमुलस आया तो वो भी इनके थ्रू जाए, तो एक तरह का कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। तो हम ईआर के अगर हम फंक्शन देखें, पहले तो हम कुछ कॉमन फंक्शन की बात करें जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है आरईआर एसीआर का। कुछ काम तो ऐसे हैं जो हर ईआर करेगा, वो कॉमन फंक्शन होते हैं। कॉमन फंक्शन में सबसे पहला पार्ट है मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए, ईआर की मेम्ब्रेन एक तरह का साइटोस्केलेटन बना देती है। मैंने कहा कि पूरी सेल में वाइड स्प्रेडेड है, तो मेम्ब्रेन जो है ईआर की, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच में ईआर की ये मेम्ब्रेन एक तरह का नेटवर्क, एक तरह का साइटोस्केलेटन बनाती है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस साइटोस्केलेटन। वैसे हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो बनता है वो फिलामेंट से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन ये एक मेम्ब्रेनस साइटोस्केलेटन बनता है जिससे भी एक तरह का इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। तो एक इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर आर वाइड स्प्रेडेड इन सेल and they forms a membranous cytoskeleton.
तो एक तरह का साइटोस्केलेटन बनाती है। और इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, तो उसमें ER भी आंसर होता है। ये मेम्ब्रेनस साइटोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। दूसरा है इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दो मेन जो कॉमन फंक्शन है। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सेल मतलब सेल के अंदर। अब सेल के अंदर कई चीज़ें इधर से उधर मूव होती हैं, ठीक है। ER की मेम्ब्रेन हर तरफ फैली हुई है और ER में बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज भी होती हैं। तो ER जो है, जो मटेरियल बन रहा है, जो सिंथेसाइज हो रहा है, उसको जहाँ हमें भेजना है वहाँ ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा, ठीक है। ER फॉर्म्स इंट्रासेल्युलर कंडक्टिंग सिस्टम। ER के मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, इंट्रासेल्युलर कंडक्टिंग सिस्टम, एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सेल। सेल में एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई ER इज ऑल्सो कॉल्ड सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ER को हम सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। जैसे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वैसा ही कुछ ER करते हैं, ER की मेम्ब्रेन्स करती हैं। तो एक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन बहुत फैली हुई होने की जैसे मैकेनिकल सपोर्ट साइटोस्केलेटन की तरह, और एक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। दूसरा एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक, क्योंकि देखिए ER रिमेन कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों से कनेक्टेड होता है, एंड दस मेंटेन्स अ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल के इन तीनों कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। तो इनके बीच का कम्युनिकेशन, कई सारे मैंने कहा ना स्टिमुलस ट्रांसफर होते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब में ER एक कनेक्टिंग रोल प्ले करता है और वही इस चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स ऑफ ER प्रोवाइड एन इंक्रीज्ड सरफेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो मैंने आपको कहा कि जब इतनी सारी मेम्ब्रेन रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये एक तरह का सरफेस प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। तो बहुत बिजी सेल ऑर्गेनल है और कई सारे काम होते हैं, बड़ी इंक्रीज, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं और सारा इसी में काम होगी। और अगर हम कुछ आगे फंक्शन देखें, नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और चीज़ देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में भी, कि जब सेल डिवीजन होता है तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। और आप जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डिसअपियर होती है, हाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एक्चुअली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के आसपास ही, प्रोफेज जो फर्स्ट फेज होता है उसी में डिसअपियर होना शुरू होती है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, मेम्ब्रेन गेट डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन फ्रेगमेंट्स को एक वेसिकल में बंद कर देते हैं। इट इज़ एनक्लोज्ड इन वेसिकल, और ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के टुकड़े हो जाएंगे और उनके हर सेगमेंट को एक वेसिकल में रख करके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर दिया जाएगा। फिर जब दोबारा जब वापस टीलोफेज हो जाता है एंड में, तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होने में क्या होता है कि जो वो फ्रेगमेंट वाले वेसिकल्स थे जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हमने इनक्लोज किए थे, वो सारे वेसिकल वापस कलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ ER, सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा मटीरियल ER और गोल्जी बॉडी में ही बनता है, तो ER के एलिमेंट्स भी आएंगे, ER से भी वेसिकल्स आएंगे, और ये सब फ्यूज होकर के प्रॉपर एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो फ्रेगमेंटेड वेसिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने डिसइंटीग्रेट करी, फ्रेगमेंटेड वेसिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ER एलिमेंट्स अरेंज्ड अराउंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के चारों ओर अरेंज हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करने में, फिर से बनाने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कैसे हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उनके छोटे छोटे इन फ्रेगमेंट्स को हमने वेसिकल्स में इनक्लोज किया और साइटोप्लाज्म में ये स्प्रेड हो जाते हैं। फिर जब दोबारा सेल मेम्ब्रेन बननी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी होती है, तो फिर से सारी चीज़ कलेक्ट होती है क्रोमोसोम के चारों ओर, ठीक है, और उसमें ER के एलिमेंट्स भी आते हैं, और तब जाकर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, ये सब फ्यूज होकर के, ठीक है। इसी तरह से ER जो कि इतना बड़ा सेल ऑर्गेनल है, ER कई सारे दूसरे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस करता है। ER is a kind of parental cell organelle. From the ER many other cell organelle arises, like origin of Golgi body from ER,
लाइसोसोम ओरिजिन, उसमें ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों का रोल है। ठीक है, माइक्रो बॉडीज, ये माइक्रो बॉडीज हम आगे पढ़ेंगे, परअब्जिसोम, स्पिरोसोम, जो भी अलग अलग तरह की माइक्रो बॉडीज हैं, ये भी ईआर से अराइज होती है, गोल्जी बॉडी से अराइज होती है। ठीक है, इवन से कई सारे इनके वैक्यूल्स, कई सारे वेसिकल वैक्यूल बन जाते हैं। तो इट इज़ अ पेरेंटल ऑर्गन और मेनी स्मॉल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. So formation of other cell organelle is act as parental cell organelle and forms Golgi body, lysosome, microbodies etc. तो कई सारे अदर सेल ऑर्गेनल भी ईआर से ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट में देखिए ईआर के कुछ और स्पेसिफिक रोल। इन केस ऑफ प्लांट सेल, ईआर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। प्लांट की जो सेल होती है, इस तरह से देखिए, प्लांट सेल में चारों तरफ सेल वॉल होती है, तो इस तरह की रिजिड सेल वॉल। फिर जब सेल डिवाइड हो, जैसे ये सेल है, तो अब प्लांट सेल जब डिवाइड होती है, तो जैसे सपोज सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, एनिमल में तो क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है तो वो अंदर कर्व करके 2 सेल अलग हो जाती है। प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर बीच में ऐसे एक प्लेट बनेगी और फिर ये प्लेट जो है ये दोनों तरफ कनेक्ट हो जाती है, इससे 1 से 2 सेल हो जाती है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सेल प्लेट। ठीक है, तो प्लांट सेल में जब भी सेल डिवीजन होगा, आफ्टर द न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस जिसको हम कहते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ईआर और गोल्जी बॉडी, इन दोनों के वेसिकल्स आकर डिपॉजिट होते हैं और एक प्लेट लाइक पहले बनता है फ्रैगमोप्लास्ट। ये सब चीज़ें सेल डिवीजन में आएंगी आपके। ठीक है, और वो फिर इंक्रीज होता होता पूरी सेल प्लेट बनती है। तो सेल प्लेट बनाने में ईआर का भी रोल है और गोल्जी बॉडी का भी रोल है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ऑफ, ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। सो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस प्लेट बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इन प्लांट सेल एक और चीज़ मैंने आपको बता रखी, सेल वॉल जब पढ़ा था हमने, प्लांट सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं और उन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों सेल का ईआर कई बार कनेक्ट हो जाता है और इससे ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है 2 सेल के बीच में, और इसको बोलते हैं हम डेस्मोट्यूब्यूल। जैसे इसके अंदर हमने आपको बताया था, जैसे ये एक प्लांट सेल है और एक दूसरी प्लांट सेल एडजॉइनिंग 2 प्लांट सेल है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जैसे बीच में कनेक्टेड ये प्लाज्मोडेस्माटा है और इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ER of both cell may get connected. ऐसे ये जो है ये डेस्मोट्यूब्यूल होता है। डेस्मोट्यूब्यूल जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये 2 सेल के बीच का इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मैनेज करता है। प्लांट के अंदर ER के ये 2 और फंक्शन है। प्लांट सेल में ER सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ साथ में ये 2 सेल की ER आपस में कनेक्ट होकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एक डेस्मोट्यूब्यूल बनाती है और ये भी इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट को ही रेगुलेट करते हैं। ये जो सारे फंक्शंस थे ER के, एज सच हमें ध्यान रखना होता है और ये सब चीज़ें आगे दूसरी कई एक्टिविटीज़ के साथ कोरिलेट होती हैं। सेल बायोलॉजी में यही खास बात है कि सेल में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके वापस फिजियोलॉजी में और दूसरे कई सारे टॉपिक्स में फिर से आएंगे। ये सब चीज़ें कोरिलेट होंगी। ठीक है, यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि हमें मगअप करना, हमें याद करना पड़ रहा है, बट ये सब चीज़ें जब आप अदर टॉपिक्स पढ़ोगे तो ये वहाँ से लिंक होगी। अच्छा, सेल डिवीजन पढ़ा तब ये फिर से आएगा, फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो दोबारा कई सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए ये चीज़ें आगे आपके हर टॉपिक में यूज़ होंगी। ये तो हमारे फंक्शंस थे कॉमन RER ACR के। ठीक है, कुछ इनके स्पेसिफिक फंक्शन भी देखिए। RER के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, सबसे पहले ACR की लेंथ। ACR में क्या फंक्शनल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इट हैव फंक्शनल डाइवर्सिटी। फंक्शनल डाइवर्सिटी का मीनिंग ये हुआ कि ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन करता है। RER फंक्शनली डाइवर्सिफाइड है, सॉरी ACR, और RER फंक्शनली स्पेसिफिक है। RER के फंक्शन ज़्यादा नहीं है, बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है उसके, और ACR बहुत सारे काम करता है। सबसे मेन काम जो होता है ACR का वो है लिपिड सिंथेसिस। ACR इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। बॉडी में सेल में बनने वाले लिपिड का ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ ACR इज सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स कौन कौन से हैं? सबसे मेन है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। आपको पता होना चाहिए दोनों कहाँ यूज होंगे, मेम्ब्रेन बनाने में। इसीलिए तो हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन के जो मटेरियल हैं, जो उनके केमिकल कंपोनेंट है, वो सब ER में बनते हैं,
और इसीलिए तो ईआर का वेसिकल जा करके सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करे, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। और भी कई तरह के स्टीरॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स होंगे, पिगमेंट्स, विटामिन्स, ये जो भी लिपिड बेस्ड हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, मतलब लिपिड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स। तो ये एसीआर जो होता है ये मेनली लिपिड सिंथेसिस का सेंटर है, ठीक है। तो एक ये फंक्शन अच्छी तरह से ध्यान रखना। दूसरा इसका मेन काम है ग्लाइकोजन से रिलेटेड, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये एनिमल सेल में एज ए रिजर्व फूड रहता है, जैसे प्लांट में स्टार्च रहता है, एनिमल में ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यहाँ होगा। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में देखो दोनों चीज़ें आ गई, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी होता है यहाँ, और फिर उस ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को यहाँ स्टोर भी कर सकते हैं, वापस ज़रूरत हुई तो इन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाकर उनका कन्वर्जन का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन दोनों काम होंगे। तो ग्लाइकोजन बनेगा उसको तो कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, और ब्रेकडाउन को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, पूरा काम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के बेस पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, मतलब पूरा ओवरऑल ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, दो बड़े काम हैं, ये जनरलाइज फंक्शन है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। लीवर के अंदर एसीआर एक और खास काम करता है, लीवर में एसीआर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये अच्छे से पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, लीवर में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारी बॉडी में कई बार जो टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, ये इनको ख़त्म करता है, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस? वन ऑफ द वेरी कॉमन वन इज़ एल्कोहल। कई बार पर्सन जो ड्रिंक करते हैं तो एल्कोहल, ठीक है। बॉडी में कई बार ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स, कार्सिनोजेंस, ये चले जाते हैं। पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट से जा रहा है, फूड के थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू जा रहे हैं। कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें बॉडी में जाकर के अंदर बड़ा हार्म करती हैं। तो ये हमारे लीवर, आप देखिए, इसीलिए इन सारी चीज़ों में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। लीवर की सेल में जो एसीआर होता है वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, इनको ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो, ठीक है। इस डिटॉक्सिफिकेशन में यहाँ एसीआर में दो स्पेशल साइटोक्रोम मिलते हैं, साइटोक्रोम P448 एंड साइटोक्रोम P450, ठीक है। कई बार सिर्फ P450 की बात करते हैं, दो होते हैं बेसिकली, P448, P450। ये दोनों साइटोक्रोम एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, दे एक्ट एज एंजाइम एंड फंक्शंस इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये ड्रग्स और जो दूसरे टॉक्सिन्स हैं, इनके डिटॉक्सिफिकेशन में जो काम एसीआर कर रहा है लीवर सेल में, इस काम में दो साइटोक्रोम यूज होते हैं, P448, P450, ठीक है। और ये दोनों साइटोक्रोम एंजाइम की तरह काम करेंगे और ये एंजाइम फिर इन सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का। और कौन सा साइटोक्रोम यूज होता है ध्यान रखना है। बाकी लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेकडाउन, और कई सारे लिपिड सिंथेसिस। एसीआर की ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आरईआर की बात करें, आरईआर हमें पता है बहुत फंक्शनली स्पेसिफिक है। आरईआर और एसीआर में यही एक खास बात है, वहाँ फंक्शनल डाइवर्सिटी थी, यहाँ फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। आरईआर एक ही मेन पर्पज से बनाया जाता है। आरईआर की मेम्ब्रेन राइबोसोम के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है, ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन फर्स्ट सेकेंड, इसकी हेल्प से तो राइबोसोम चिपकेगा पहले तो। सो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर राइबोसोम बाइंडिंग एंड दस एक्ट एज ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक सरफेस प्रोवाइड करती है, प्रोटीन बना राइबोसोम रहा है। अच्छा, राइबोसोम भी क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ के चेन ऑफ अमीनो एसिड बना देगा, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड इज नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन। अब उस पॉलीपेप्टाइड में आगे फोल्डिंग और मैच्योरेशन, मॉडिफिकेशन होकर के फिर प्रोटीन बनेगा। ये चीज़ें हम बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करता है। अब जो ये न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बना है, it modify, mature and protect the newly formed polypeptide chain
एंड फाइनली कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन। देखिए राइबोसोम को मैंने आपको बताया भी था कि वो ईआर से अटैच्ड है और एक टनल के थ्रू आरईआर में ओपन होते हैं। राइबोसोम बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन को उस टनल के थ्रू आरईआर के अंदर दे देता है। आरईआर उसका मॉडिफिकेशन करता है, उस चेन को फोल्ड करना होता है, 2-3 चेन इकट्ठी करके फिर एक पूरा एंजाइम पूरा प्रोटीन बनता है। तो मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन एज वेल एज उस चेन का प्रोटेक्शन, ये सारा काम आरईआर कर रहा है। ठीक है, राइबोसोम डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डायरेक्ट वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन एज सच तो काम नहीं आती, इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एंजाइम्स और इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो इनका जो कन्वर्जन है पॉलीपेप्टाइड से फाइनल यूजेबल प्रोटीन एंजाइम बनाने का काम, मॉडिफिकेशन मैचुरेशन का ये वर्क आरईआर करता है। फिर आरईआर इनको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर इनको रिलीज कर देता है, वही वेसिकल्स बनेंगे और उसके थ्रू चले जाएंगे। तो जहाँ लिपिड, देखिए एसईआर का फंक्शन क्या हुआ, लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके फंक्शन है। जबकि आरईआर का मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन मैचुरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। तो ये तो उनके स्पेसिफिक फंक्शन है। बाकी ईआर के मेम्ब्रेन का मैकेनिकल सपोर्ट, एक तरह का सरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये जनरल फंक्शंस हैं ईआर के। तो आप देखिए कॉमन फंक्शन एज वेल एज स्पेसिफिक फंक्शन सबको मिला के ईआर के कई सारे फंक्शन हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वाइट बिजी सेल ऑर्गेनल, और सेल में बहुत बड़े स्पेस में ये ऑक्यूपाई रहता है। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्म में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शुरू किया, और उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट मेन कंपोनेंट जो है ईआर हमने कंप्लीट किया। ईआर में आपको ईआर के टाइप्स, ईआर के मॉडिफिकेशन, ईआर का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब हम इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अगले मेंबर की बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, एंड दैट इज गोल्जी बॉडी। ईआर के ही साथ साथ एसोसिएटेड होता है एक और सेल ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी, जिसको हम आगे अगले पार्ट में शुरू करेंगे।